क्या करें, रोना आता है। हमने किसके लिए नौकरी छोड़ी, हमने किसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इन ऐसी जनता के लिए, जो जनता बिल्कुल उसके जंगल जमीन सब कुछ लूट रहा है। आप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक देखो 2000, जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया था, उसमें हमें राजधानी नहीं दी, हमारी 40 परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया। आज टिहरी डैम जो हमारी छाती पे बना हुआ है, उस टिहरी डैम को भी बिजली आज उत्तर प्रदेश खा रहा है। और मेरे लोग चुपचाप है। अपनी अंकिता के बारे में एक महिला बोलने के धिक्कार है उनकी पीली साड़ियों को, जिन पीली साड़ियों ने उनको भुला दिया है इस धरती की, ये उत्तराखंड की उस गौरव को, जिसमें हमारी माओ ने किस तरह से हमें पाला। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है और उसके बाद जो लोग उत्तराखंड के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो ये मानते थे कि इस बार बदलाव होगा उत्तराखंड में, उन लोगों का मानना था कि जो उत्तराखंड का विकास है, जो देश का विकास है, वो नहीं हो रहा है और इस बार बदलाव होगा। उन लोगों का अब क्या मानना है, उनसे हम बात करते हैं। हम अभी हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। स्वागत है थपलियाल जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यह है कि आप उत्तराखंड के जितने भी मुद्दे हैं आप लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार ये देखा गया कि जब चुनाव थे और आप विदेश में थे, क्या वजह है इसके पीछे? देखो, मेरा एक सपना था और मैं लगभग 42 साल पहले अपनी भरपूर जवानी में मेरे को भगवान ने मौका दिया था। जब मैं देश के लिए मिसाइल लेने के लिए फ्रांस गया था, तो मेरे को मौका मिला स्विट्ज़रलैंड जाने का। और स्विट्ज़रलैंड जाकर जब मैंने वहाँ के भूगोल को देखा, तो बस मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई कि मेरा पहाड़, मेरा उत्तराखंड का भूगोल वही है जो यहाँ स्विट्ज़रलैंड का है। और स्विट्ज़रलैंड में विश्व का सबसे धनी आदमी का सपना होता कि स्विट्ज़रलैंड में रहे, लेकिन उत्तराखंड आज विश्व में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है? और उस सपने को लेकर मैंने 1993 में जब उत्तराखंड आंदोलन की एक हनक मैंने पहाड़ में सुनी, तो मैंने अपनी सर्विस से त्यागपत्र देकर मैं उत्तराखंड आंदोलन का सिपाही बना। मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि राजनीति मेरे हाथों में आएगी और हम इस उत्तराखंड को एक नया स्वरूप देते हुए विश्व की सबसे बड़ी एक आध्यात्मिक कहो या भौतिक राजधानी हम इसको बनाएंगे। लेकिन आज 42 साल के बाद जब मैं स्विट्ज़रलैंड में वापस उन पहाड़ियों में गया, तो मैंने क्षमा मांगा। मैंने कहा कि मैं इन 42 सालों में चुंगनी भी नहीं दे पाया, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। और मेरा वो जो चीज़ है, क्योंकि आप कह रहे थे कि यहाँ पे एक चुनाव हो रहा था, और चुनाव जब हो रहा था तो मैं जानता था, मैं ही नहीं, जितने भी विपक्ष की ताकतें थी, आंदोलनकारी ताकतें थी, वो जानती थी कि उत्तराखंड पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के ग्रिप में है। और मैंने तो कई चैनल में कहा कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, सबसे ज़्यादा प्रचारक इस राज्य से जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप, कालांतर से यहाँ पे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हिंदुत्व की सबसे बड़ी जननी गंगा की धरती यहाँ पे है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि लोगों को पहाड़ की ओर लाना एक कठिन काम है। इसलिए मैं एक तपस्या के रूप में इस चुनाव के दौरान मैं यूरोप में रहा, और उसके बाद जब मैं आया तो मेरे को बड़ा संतुष्टि हुई। आपका मानना है कि उत्तराखंड में एक कदम भी विकास नहीं हुआ, 1% विकास नहीं हुआ, लेकिन लगातार 500 सीटें बीजेपी जीत रही है। देखिए, मैं 3 चुनाव लगातार देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है यहाँ से, उत्तराखंड की धरती से 3 बार जीत चुके हैं इनके सांसद, और तीनों बार के सांसद जो संसद में गए, वे कोई भी बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का नहीं उठाए। और इस समय भी जो 5 सांसद हमने भेजे हुए हैं, वो पूरी तौर से बिना किसी कमिटमेंट किए हुए वो संसद में गए हुए हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है उनका जनता से। देखो, उत्तराखंड में आपको विपक्ष के लोग
अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे थे, विपक्ष के लोग अग्निवीरों का मुद्दा उठा रहे थे, विपक्ष के लोग बेरोजगारी और जो स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए हमारी उत्तराखंड की जनता ने उन लोगों को संसद में भेजा है जिनका कोई कमिटमेंट उत्तराखंड की जनता के साथ है ही नहीं। अब बताओ आप, अब मैं क्या बोलूं। मेरे पास रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में, वो रघुनाथ मंदिर है जहां स्वयं राम ने रावण वध करने के बाद तपस्या के लिए आए थे। उस रघुनाथ मंदिर जो प्राचीन काल से स्थापित है, भगीरथी और अलकनंदा की संगम पे जहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है, उस रघुनाथ को अनदेखा करके मेरे पहाड़ की जनता अयोध्या का राम करती रही। और उसके बाद आज उसी अयोध्या के राम को गलिया रही है जब वहाँ से एक दलित जीत के संसद में गया। ऐसा कौन सा धर्म इनको सिखाता है, ये सवाल मेरे आगे खड़ा है। मेरे आगे वो सवाल खड़ा है कि जब हमारे जो हास्य कलाकार हैं हमारे बगोर जी, और बगोर जी ने एक मुद्दा उठाया कि काश उत्तराखंड की जनता समझती और उन लोगों की तरह जैसे बिहार ने, आंध्रा ने अपने क्षेत्रीय नेताओं को संसद में भेजकर और अपनी भनक आज पूरे देश में पैदा की, शायद ये सैनिक पुत्र, ये यहाँ की जो जनता है, हिमालय की जनता, काश ये करती। लेकिन ये सपना रहेगा। बगोर जी, आपको किस तरह से लोग गलिया रहे हैं उस बात पे, जिस बात पे मैं देख रहा हूँ कि वे कह रहे हैं कि तुमने कंगना के बारे में बोला, कंगना के बारे के बाद तुमने कुलविंदर कौर के बारे में बोला कि क्या, लेकिन कुलविंदर कौर के पीछे आज पंजाब की जनता खड़ी है। और मेरी अंकिता भंडारी, जिसने इस हिमालय पहाड़ के लिए, पहाड़ की अस्मिता के लिए जो बलिदान हो गई है, उस लड़की के ऊपर कोई पहाड़ का आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए कंगना का पूरा करके उनको गाली दे रहे हैं। तो आप ये देखिए ना कि मैं हाँ क्या करें, आप बताइए। आप क्या मानते हैं कि जो बीजेपी अयोध्या सीट हारी, इस बार अयोध्या में हारी है, क्या वजह मानते हैं आप उसके पीछे? देखो, उसके पीछे जो एक चुनावी समीकरणें बैठती हैं, समाजवादी पार्टी ने वहाँ से एक दलित को, ये सामान्य सीट थी, उसके बावजूद जब दलित को वहाँ से टिकट दी तो तमाम जो गरीब तबका था, क्योंकि अयोध्या के लोग एक चीज़ देख रहे हैं जो हम भी देख रहे हैं, लेकिन पहाड़ का आदमी अंधविश्वास किया हुआ है। नहीं तो वहाँ के अयोध्या के लोगों ने देखा कि हमारी ज़मीनें बाहर के लोगों ने खरीद ली, बाहर के लोगों के अयोध्या में बड़े बड़े होटल बन गए, बाहर के लोगों का वहाँ साम्राज्य स्थापित कर दिया गया है। और इस चीज़ को मेरे पहाड़ के लोग इतनी दूर, जो चीज़ उनके साथ यहाँ पे भी हो रही है, वही चीज़ अयोध्या वालों ने उसका बदला अपने इस मत से दिया कि देखो, यहाँ की जनता को अगर अनदेखा करोगे तो राम जी भी नाराज हो जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने दी है। लेकिन तुम राम जैसे भगवान को और उसकी जन्मभूमि को आज जिस तरह से उंगली उठाकर लोगों में जो विचार फेंक रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हारा घोर भर्त्सना करता हूँ और धिक्कार करता हूँ इस सोच को। हिंदुत्व की जो सोच है, ये सोच ये नहीं होती कि अपने राम को गाली दे। अब विपक्ष का भविष्य क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है? लगातार तीसरी बार मोदी जी शपथ ले रहे हैं। देखिए, विपक्ष का भविष्य बिल्कुल ब्राइट है, क्योंकि मोदी जी आज जिस थ्योरी को गाली देते थे, देखो लोग बहुत पवित्र गाय की तरह मोदी जी को समझा था, लेकिन मोदी जी पवित्र गाय नहीं है। ये अब पूरा साफ नजर आ जाएगा कि वो किन के इशारों पे नाच रहे हैं। आज जो चंद्रबाबू नायडू, जिसको उन्होंने जेल में भेजा था, जो चंद्रबाबू नायडू आज मुसलमानों की आरक्षण की पैरवी करता है, जो चंद्रबाबू नायडू अपने इमाम को 1-1 लाख रुपए पर मंथ देने की बात करता है, आज उसके कंधों में बैठकर अगर जो कुर्सी हासिल कर रहे हैं, तो मुझे अटल जी की याद आ रही है। अटल जी, आप थे वसूलों के व्यक्तित्व, आप थे उस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जिन्होंने पूरे भारत को एक शिक्षा दी कि कभी भी अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता मत करना। लेकिन ये जो समझौता करने वाले लोग हैं, क्या ये कब तक, जिन पे भी अटूट विश्वास है मेरी उत्तराखंड की जनता का। लेकिन एक चीज मैं बहुत खुश हूं चौहान जी कि जो वर्डिक्ट
मेरे केदारखंड ने दी। मैं केदारखंड की बात करूंगा। केदारखंड में जो लाल घाटी कहलाती थी टिहरी, और टिहरी की जनता ने जिस तरह से मेरे बॉबी को हाथों हाथ लेकर और ऊंचाइयों में पहुंचाया, उसके लिए मैं अपनी टिहरी की जनता का सदैव ऋणी रहूँगा। नमन करता हूं मैं अपने उस धरती को, जिस धरती ने ऐसे 26 साल के अनाथ बच्चे को अपने गोदी में बिठाकर और सम्मानजनक वोट देकर एक नया इतिहास रचा है। मैं पौड़ी की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि वे शायद है गणेश को नहीं समझ पाए, और उन्होंने गणेश जी का जो साथ उतनी तौर से नहीं दिया। उन लोगों ने उन चीज़ों को भी नहीं देखा कि जो 6 करोड़ की शराब तुम्हारी उस सतपुली में, जो ब्यास घाट हिंदुत्व का कलम जिसके हाथ से हिंदुत्व का जन्म हुआ, उन व्यास जी की जो भूमि है, जहाँ पे इंद्रप्रयाग है, जहाँ पे गंगा का वो स्वरूप है, उस धरती पे 6 करोड़ की शराब पहुँचाने वाला व्यक्ति कौन है? और उसमें वही व्यक्ति को तुम जिता के भेज देते हो, तो भैया दुख तो होता है मुझे अपने पौड़ी के लोगों, दुख तो होता है। तुम्हारी धरती वीरों की धरती थी, तुम्हारी धरती माधव सिंह भंडारी और तिल्लू रौतेले की धरती थी, लेकिन तुमने मान रखा उन लोगों का जिन लोगों ने इस पौड़ी के लिए अपने बच्चे तक की कुर्बानी दे दी थी। दुख होता है मुझे, दुख। क्या करें, रोना आता है। हमने किसके लिए नौकरी छोड़ी, हमने किसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस ऐसी जनता के लिए, जो जनता बिल्कुल उसके जंगल जमीन सब कुछ लूट रहा है। आप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक देखो 2000, जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया था, उसमें हमें राजधानी नहीं दी, हमारी 40 परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया। आज टिहरी डैम जो हमारी छाती पे बना हुआ है, उस टिहरी डैम को भी बिजली आज उत्तर प्रदेश खा रहा है, और मेरे लोग चुपचाप है। अपनी अंकिता के बारे में एक महिला बोलने के धिक्कार है उनकी पीली साड़ियों को, जिन पीली साड़ियों ने उनको भुला दिया है इस धरती की, ये उत्तराखंड की उस गौरव को, जिसमें हमारी माओ ने किस तरह से हमें पाला। और आज तुम उनके गीत गा रहे हो, जो मेरे पहाड़ के संसाधनों को लूट कर कहीं और ले जा रहे हैं। हम अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा। इसलिए इन तमाम सवालों के साथ हम निश्चित रूप से अपने बॉबी पवार और तमाम लोगों को, जिन्होंने इस राज्य में एक संघर्ष किया। देखो, एक बच्चे ने बेरोजगारी का संगठन किया। तुम 5 सांसद दिल्ली जाते हो, तुम्हें बेरोजगारी नहीं दिखाई देती? क्या बताए, तुम्हारे 70, 75, 45, 40 विधायक यहाँ पे घूमते रहते हैं खनन माफियों के साथ, और अकूत संपदा के मालिक बन जाते हैं, उनको बेरोजगारी नहीं दिखती? ये सवाल। जिस तरीके से 26 साल का एक लड़का बॉबी पवार पहले बेरोजगारों की लड़ाई लड़ता है जी, और बाद में लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लेता है, और अच्छे खासे वोट से जी आगे भी रहता है, पार्टियों को ये भी दिखाता है कि भाई एक 26 साल के लड़के को क्या जन समर्थन मिल रहा है। आपको क्या भविष्य लग रहा है उसका? 1,60,000 वोट टिहरी की जनता ने उसको दिया। भविष्य क्या लग रहा है आपको बॉबी पवार का? देखो, मैंने आपसे अभी जब मैं औपचारिक बात कर रहा था, तो उस समय मैंने कहा कि हमारे पहाड़ में कभी बादल फटता है, कभी छुइया फूटते जब बरसात होती है, और कभी सनातन। मैंने एक चीज़ मैं ये मानता हूँ कि ना तो बादल फटने वाली घटना है कि 1,68,000 वोट एक लड़के को, 26 साल के लड़के को जनता ने दिए। दूसरा, मैं इसको छुइया फूटना भी नहीं मानता कि जैसे बरसाती नाला आता है, उसमें बहुत पानी आता है और वो 1,68,000 वोट मिल जाते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि आज दिन तक गंगोत्री ने उत्तराखंड में सत्ताएं दी हैं। जो गंगोत्री से जीत जाता है वो सत्ता हासिल करता है उत्तराखंड की। लेकिन यमुनोत्री मां ने इस बार अपना परिचय दिया, और यमुनोत्री ने हमें संघर्ष का परिचय दिया है। यमुनोत्री घाटी से संपूर्ण बहुमत के साथ जीता है मेरा बॉबी, और वो बॉबी यमुना की निरंतर धारा की तरह काम करते हुए उत्तराखंड में एक नई राजनीति को जन्म देगा, ये मेरे को दृढ़ विश्वास है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये था हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, राज्य आंदोलनकारी है, पीसी थपलियाल जी की तरह और पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं।
पीसी थपलियाल जी की तरह उत्तराखंड के कई ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो मानते हैं कि बॉबी पंवार जैसे युवा जब आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो विकास है वो तभी हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का मानना है कि जो भी राष्ट्रीय दल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के साथ छल किया है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।